हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिव भरोज सिंह अपने चैनल शिव भरोज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर मैं निरंतर यूट्यूब पर वीडियो लेकर आ रहा हूं। आज फिर मैं एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं जिसका विषय है भारत पर सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व। दोस्तों, ये कहावत प्रचलित है कि जो जीता वही सिकंदर। आखिर ये कहावत क्यों प्रचलित है? क्योंकि सिकंदर ने महज 20 वर्ष की अवस्था में विश्व विजेता बनने का सपना देखा और अपने अभियान को प्रारंभ कर दिया। तो चलिए मैं सबसे पहले जोड़ता हूं अपने वीडियो से और सिकंदर के जीवन पर प्रकाश डालते हुए भारत पर सिकंदर के आक्रमण का क्या प्रभाव हुआ उसको आज के वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नाम सिकंदर और अलेक्जेंडर तृतीय। सिकंदर को सिकंदर और अलेक्जेंडर तृतीय के नाम से जाना जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में से पूछा जाता है। जन्म 356 ईसा पूर्व। जन्म स्थान मैसेडोनिया या फिर इसे मकदूनिया के नाम से भी जाना जाता है। अब सिकंदर के पिता का नाम क्या था? तो सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। सिकंदर के पिता कहाँ के शासक थे? तो सिकंदर के पिता मैसेडोनिया के शासक थे। अब सिकंदर के पिता की मृत्यु के बाद सिकंदर मैसेडोनिया का शासक बनता है। तो उस समय सिकंदर की उम्र कितनी थी? तो जब सिकंदर मैसेडोनिया का शासक बनता है तो उस समय उसकी उम्र 20 वर्ष की अवस्था थी। शासक बनने की तिथि क्या थी? तो 336 ईसा पूर्व में सिकंदर मैसेडोनिया या मकदूनिया का शासक बना। प्रतियोगी परीक्षाओं में निरंतर पूछा जाता है कि सिकंदर के गुरु कौन थे? तो सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। अब बार बार ये पूछा जाता है कि किसके नेतृत्व में सिकंदर की सेना आगे बढ़ी, सिकंदर के सेनापति कौन कौन थे? तो सिकंदर के सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। इसी प्रकार से सिकंदर का जल सेनापति कौन था? यह भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो नियार्कस सिकंदर का जल सेनापति था। इस पर प्रकाश डालने के बाद सिकंदर ने किस प्रकार से विश्व को जीतने का प्रयास किया, इसको हम समझते हैं। यहां पर हम देखते हैं मैसेडोनिया तथा यूनान में स्थिति को मजबूत करना। सिकंदर ने सबसे पहले मैसेडोनिया तथा यूनान में अपनी स्थिति को मजबूत किया और उसके बाद सिकंदर ने अपने अभियान को आगे बढ़ाना शुरू किया। सिकंदर का जो विश्व विजेता बनने का सपना था उसके लिए उसके पिता ने ही उसे प्रेरित किया था। तो 20 वर्ष की अवस्था में सिकंदर अपने सपने को पूरा करने के लिए मैसेडोनिया तथा यूनान में अपनी स्थिति को मजबूत करने के बाद किन किन क्षेत्रों पर आक्रमण करता है और किस प्रकार से बढ़ता है और भारत तक का सफर उसका कैसा रहता है, इस पर प्रकाश डालते हैं। सिकंदर एशिया माइनर को जीतता है, सीरिया को जीतता है, मिस्र को जीतता है, बेबीलोन को जीतता है, बैक्टीरिया को जीतता है, सोगिडियाना को जीतता है। जब इन क्षेत्रों को सिकंदर जीत लेता है तो सिकंदर अपने अभियान को और आगे बढ़ाता है। और अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आरबेला का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न को देखते हैं कि आरबेला का युद्ध 331 ईसा पूर्व में सिकंदर और दारा तृतीय के बीच में हुआ। सिकंदर ने दारा तृतीय को पराजित कर दिया
और हाखामनी साम्राज्य का पतन हो गया। हाखामनी साम्राज्य ने सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए। हाखामनी साम्राज्य को पारसिक साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सिकंदर ने इन अभियानों को पूरा करने के बाद सिकंदर भारत की तरफ किस प्रकार से बढ़ता है और भारत में सिकंदर का प्रवेश कब होता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सिकंदर का जो भारत में प्रवेश होता है वो 326 ईसा पूर्व में होता है। सिकंदर का जब भारत में प्रवेश होता है तो भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी रहती है, इसका हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। पश्चिमोत्तर भारत में छोटे बड़े जनपद, राजतंत्र एवं गणतंत्र थे, जिन्हें सिकंदर धीरे धीरे रोंदता चला गया। सिकंदर ने जब इन छोटे छोटे राजतंत्र गणतंत्रों के साथ युद्ध किया तो बहुत से गणतंत्र ऐसे थे जिसे सिकंदर की सेना बुरी तरह से प्रभावित हुई। अब सिकंदर ये तो समझने लग गया कि भारत में जीत इतनी आसान नहीं है। अब सिकंदर आगे बढ़ता है और यहाँ पर डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने कहा है कि 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख उन्होंने किया है जो सिंध और पंजाब में उस समय विद्यमान थी। यानी 28 छोटे बड़े राजतंत्र गणतंत्र थे जो सिंध और पंजाब में विद्यमान थे। यानी भारत टुकड़ों में बटा हुआ था, इसलिए इन क्षेत्रों को जीतना सिकंदर के लिए आसान था। अब सिकंदर अपने अभियान को बढ़ाते हुए जब आगे बढ़ता है तो किस प्रकार की परिस्थिति का जन्म होता है, इसको देखते हैं हम यहाँ पर। तक्षशिला जो सिंधु तथा झेलम नदी के बीच में फैला हुआ राज्य था, यहाँ के राजा आम्भी ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और सिकंदर का स्वागत किया। आम्भी की इस गद्दारी ने सिकंदर के मनोबल को बहुत बढ़ा दिया। अब सिकंदर ये चाहता था कि पोरस, जिसे पुरु के नाम से भी जाना जाता है, वो भी सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दे। लेकिन पोरस एक स्वाभिमानी राजा थे और वो सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं थे। इतिहास में पोरस और सिकंदर के बीच जो युद्ध हुआ वो बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है। तो हम यहाँ पर इसको समझते हैं। इस युद्ध को हाइडे स्पीच, बितस्ता या झेलम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार से कई बार पूछ लिया जाता है कि हाइडे स्पीच का युद्ध किसके बीच में हुआ, बितस्ता का युद्ध किसके बीच में हुआ, या झेलम का युद्ध किसके बीच में हुआ। तो ये तीनों ही एक ही चीज़ है, आपको यहाँ पर इसको समझना है। तीनों युद्ध एक ही युद्ध है। अब यहाँ पर पोरस, जिसे पुरु कहा जाता था, इनका साम्राज्य, इनका जो राज्य था वो झेलम से चिनाब नदी तक था। यहाँ तक इनका राज्य फैला हुआ था। जब सिकंदर और पोरस के बीच में घमासान युद्ध होता है, दोनों की सेनाएं विशाल सेना थी, तो इस घमासान युद्ध में सिकंदर की जीत होती है। जब सिकंदर की जीत होती है तो सिकंदर पोरस से के पास ये संदेश भेजता है कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पोरस सिकंदर से कहते हैं कि एक राजा को एक राजा के साथ जिस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए वही व्यवहार आपको मेरे साथ करना चाहिए। सिकंदर इससे बहुत प्रभावित होता है और सिकंदर पोरस का राज्य
पोरस को लौटा देता है। अब सिकंदर आगे बढ़कर भारत के अन्य क्षेत्रों पर आक्रमण करना चाहता है, उनको जीतना चाहता है, लेकिन सिकंदर की सेना यहां से आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थी। सिकंदर की सेना क्योंकि निरंतर युद्ध में लगी हुई थी तो थकी हुई भी थी, और इतिहासकारों का मत है कि मगध में उस समय धनानंद का शासन था और धनानंद के पास विशाल सेना थी, जिसके भय से सिकंदर ने आगे बढ़ने का विचार तो किया, लेकिन उसकी सेना आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थी। सिकंदर ने इसके लिए जोशीला भाषण भी दिया, लेकिन सेना आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थी, और सिकंदर को फिर अंततः लौटना पड़ा। अब सिकंदर की मौत कैसे होती है, यहाँ पर हम इस प्रश्न को देखते हैं कि सिकंदर अब यहाँ से वापस लौटता है तो बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु बीमारी के कारण हो जाती है। महज 32 वर्ष की अवस्था में सिकंदर ने जो विश्व विजेता बनने का सपना देखा, इसके साथ ही उस सपने का अंत हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो जीता वही सिकंदर। भारत के इतिहास में सिकंदर के आक्रमण का बहुत महत्व है। सिकंदर पूरा भारत तो नहीं जीत पाया, लेकिन सिकंदर के आक्रमण ने भारतीयों को सबक दिया। मैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो निरंतर YouTube पर लेकर आता रहूँगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे वीडियो संबंधी जानकारी मेरे टेलीग्राम चैनल जनरल नॉलेज एंड हिस्ट्री पर भी देख सकते हैं।